हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टारगेट यूपीएससी आईएएस आईपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्या है यहाँ पॉलिटी की एक वीडियो लेकर आए हैं। डेमो के तौर पे जो बताया गया था। देखो, हम शुरू करेंगे राज्य व्यवस्था, ठीक है, या पॉलिटी। आज जो हम शुरू करने वाले हैं इसका एक चैप्टर लेके चलते हैं जिसका नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आज इस चीज को लेकर चर्चा करेंगे, संघ और उसके राज्य क्षेत्र को। तो यहाँ पर एक चीज को डिफाइन करके पढ़ना है हमें, एक चीज को डिटेल में करके पढ़ना है, क्योंकि ये यूपीएससी की क्लास है, सिविल की क्लास है। तो सिविल की क्लास में जिस तरीके से हम पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ना है। यूपीएसआई या फिर एसएससी, रेलवे, ये क्लास ये नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएंगे वहाँ तो काम हो जाएगा आपका वनडे एग्जाम में, लेकिन ये वनडे एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिविल की क्लास है, तो इसे क्या है अच्छे से समझेंगे। देखो, पहले हम क्या है, जो हमारे चैप्टर का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इन दोनों वर्ड को ही समझेंगे। संघ, संघ क्या चीज है, ठीक है। तो संघ जो है, संघ में हमारे राज्य आते हैं। क्या आते हैं? राज्य। जो आपका राज्य क्षेत्र होगा, राज्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत क्या आएंगे? इसके अंतर्गत आपके राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश और आपके अधिग्रहित क्षेत्र। तो इसके अंदर क्या आएंगे? राज्य क्षेत्र के अंदर राज्य आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, अधिग्रहित क्षेत्र आएंगे। अगर मैं बात करूं संघ, तो संघ में क्या है? ओनली राज्य आएंगे। अगर इसमें यूनियन टेरिटरी को मैं जोड़ दूं, केंद्र शासित प्रदेश को, तो इसमें ये नहीं आएंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो संघ में क्या आएंगे? राज्य 28। भारत के कितने राज्य टोटल? 28 वर्तमान में जो है। तो वे राज्य क्या है? इसके अंतर्गत आएंगे। अब देखो, ये संघ जो है इसे थोड़ा हम डिफाइन करके समझेंगे, क्योंकि इस पर अपने आप में एक टिप्पणी आती है, टिप्पणी लिखने को आएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा राज्य क्षेत्र का क्या मतलब है, राज्य क्षेत्र का क्या दायरा है, संघ का क्या दायरा है, ठीक। अब यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, कि जो आपका राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र क्या है? राज्य क्षेत्र का दायरा क्या है? बड़ा है। किससे? आपके संघ से, ठीक है। अगर हम संघ की बात करेंगे तो संघ में क्या आएंगे? 28 राज्य, ठीक। तो हम क्या है, संघ को पढ़ेंगे डिटेल में। देखो, भारत कैसा देश है? भारत क्या है? एक संघात्मक देश है, संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। कैसा देश है? संघात्मक व्यवस्था वाला देश, ठीक है। अब संघात्मक व्यवस्था, देखो बहुत सारे देश हैं जिसने क्या संघात्मक व्यवस्था अपना रखी है, ठीक है। जैसे तुम्हारा अमेरिका हुआ, इंडिया हुआ, ठीक। तो ये क्या है? संघात्मक देश है। अब इसके भी क्या है? 3 रूप है अपने अलग अलग, ठीक है। 3 रूप क्या है? एक आता है संघ, दूसरा जाएगा परिसंघ, और एक आ जाएगा आपका महासंघ, ठीक। तो हमें क्या है, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनमें अंतर क्या होता है। देखो, वनडे एग्जाम के लिए आप इतना ही समझ लोगे कि संघ क्या है, तरीके से केंद्र को मान सकते हो, ठीक है। केंद्र की जो इकाई है राज्य है, ठीक है। तो केंद्र की इकाई मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इतना आता है, ठीक है। तो संघ मतलब केंद्र और उसके राज्य क्षेत्र मतलब जितनी राज्य की इकाई है, ठीक है। क्योंकि हमारा पूरा भौगोलिक स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा? संघ मतलब सेंटर हो गया, राज्य क्षेत्र मतलब उसके राज्य हो गए। जिस राज्य क्षेत्र में क्या क्या जाएगा आपका? राज्य क्षेत्र में आपका राज्य आ जाएंगे भारत के 28 के 28, जो केंद्र शासित प्रदेश है वे आ जाएंगे, और अधिग्रहित क्षेत्र वे आ जाएंगे। तो अधिग्रहित क्षेत्र क्या होते हैं? अधिग्रहित क्षेत्र क्या होंगे? अधिग्रहित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसमें क्या है, जो विदेश है, हम जो विदेश है, जो हम राज्य या जो क्षेत्र अपने देश में क्या है उसे लेते हैं, तो उसे क्या है? अधिग्रहित क्षेत्र, ठीक है। जो क्यों वो क्या होगा? विदेशी क्षेत्र जो हम क्या है अपने देश में उसे अपनाएंगे, उसे क्या कहेंगे? अधिग्रहित क्षेत्र। यहाँ पर देखो संघ, ये संघ है, ठीक। इस संघ को देखो, यहाँ तक
वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम बात करेंगे संघ की, यहाँ पर है क्या चीज़, देखो सेंटर, ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार और स्टेट मतलब राज्य। तो यहाँ पर क्या होगा, केंद्र के पास में ज़्यादा पावर होगी स्टेट के मुकाबले, ठीक है, मतलब केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होगी, ठीक, किसमें, संघ में। जो भी क्या है संघ को अपनाएगा देश, उसमें क्या होगा, केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति होगी राज्यों की तुलना में, ठीक है। तो राज्य क्या है, राज्य ही क्या कर सकता है, सेंटर राज्य को खत्म भी कर सकता है, राज्य की सीमा को बढ़ा भी सकता है, राज्य की सीमा को घटा भी सकता है, ठीक, उसका नाम भी परिवर्तन कर सकता है, और एक ही राज्य में से कई राज्य बना भी सकता है। सेंटर के पास में बहुत अथॉरिटी, बहुत पावर होगी। संघ जिसमें संघीय व्यवस्था अपनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में परिसंघ, ये क्या होता है, ये सेंटर और स्टेट, इसमें क्या होगा, इनके पास में सेंटर और स्टेट, यहाँ पर क्या होगी, सेंटर के पास में स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों में क्या होगा, जो शक्ति का विभाजन होगा वो क्या होगा, दोनों में बराबर का होगा, ठीक है, दोनों में क्या होगा, बराबर का होगा। इसमें क्या होगा, सेंटर और स्टेट में जो संघ होगा, इसमें क्या होगा, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी स्टेट के मुकाबले, ठीक है। ये व्यवस्था किसमें अपनाई जाती है, ये हमारे इंडिया में ये व्यवस्था अपनाई जाती है, ठीक है, मतलब भारत में क्या है, यही व्यवस्था अपनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सेंटर और स्टेट, ये क्या है, इसमें दोनों के बीच क्या है, शक्तियों का विभाजन क्या है, बिल्कुल बराबर मात्रा में हो रहा है, ठीक है। ये व्यवस्था कहाँ अपनाई जाती है, ये व्यवस्था अपनाई जाती है अमेरिका में। कहाँ अपनाई जाएगी, अमेरिका में। देखो अब सेंटर और स्टेट, ठीक है, अगर दोनों के पास में सेम पावर है तो क्या सेंटर जो स्टेट है वे सेंटर से अलग हो सकते हैं, भाई शक्तियों का विभाजन अगर बराबर है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि जो सेंटर है क्या वे स्टेट से अलग हो सकते हैं, नहीं हो सकते इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, एक वैधानिक दस्तावेज तैयार किया जाता है, उस प्रारूप पे क्या है, सिग्नेचर होते हैं, उसके आधार पे क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में, इसलिए क्या है, सेंटर स्टेट से अलग नहीं हो सकता। शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल विभाजन क्या है, शक्तियों का बंटवारा सेंटर और स्टेट में बिल्कुल बराबर का है। देखो अमेरिका में हुआ क्या था, अमेरिका की जो क्रांति हुई थी 4 जुलाई 1776 में, जो अमेरिका आज़ाद हुआ था, हुआ क्या था इसमें, देखो अमेरिका के अंदर क्या है, जब अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसने क्या है, ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 राज्यों को उपनिवेश बनाया हुआ था। तो 13 राज्यों ने क्या किया, तो 13 राज्यों ने मिलकर एक संघ बनाया, ठीक है। वो संघ बनाने के बाद में उन्होंने क्या है, उस ब्रिटेन से क्या है, मुकाबला किया, ठीक है। तो पहले उसमें क्या हुआ, आपके जो स्टेट थे उन्होंने मिले आपस में, 13 के 13 उपनिवेश जो थे, उसके बाद में उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी ब्रिटेन के खिलाफ, और क्या है, अपने आप को आज़ादी दिलाई, ठीक है। अब अमेरिका की क्रांति जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे किस तरीके से उनकी क्रांति हुई, क्या कारण थे क्रांति के, क्या प्रभाव पड़ा यूरोप पे क्रांति का, क्या प्रभाव पड़ा अमेरिका पे क्रांति का। अमेरिका की क्रांति का प्रभाव तो पूरे यूरोप पे भी पड़ा है, ठीक है। तो पढ़ेंगे अमेरिकी क्रांति में जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होगा, बराबर शक्ति का विभाजन होगा। उसके बाद महासंघ, ये क्या है, महासंघ, ठीक है। अब महासंघ जो है, इसमें क्या होगा, स्टेट के पास में ज़्यादा पावर होगी सेंटर के मुकाबले, जस्ट इसका उल्टा होगा, सेंटर के पास में क्या होगी, सॉरी स्टेट के पास में सेंटर के मुकाबले ज़्यादा पावर होगी। ये कहाँ अपनाया गया है, रूस में, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे इसमें एक वैधानिक दस्तावेज तैयार किया गया था, इसमें कोई ऐसा वैधानिक दस्तावेज तैयार नहीं किया गया, ठीक है। इसी कारण क्या हुआ है, 1991 में क्या है, रूस का विभाजन हो गया था, रूस का विभाजन, और ये क्या है, नए 15 देश क्या है, इस रूस में से बनाए गए थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेंटर के पास अपनी मनमानी जो स्टेट है अपनी मनमानी कर सकता है, जब चाहे अपना अलग देश बना सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, महासंघ की है, महासंघ की बात करेंगे। देखो संघ, परिसंघ, महासंघ, आईएएस में टिप्पणी लिखने को आती है इनके ऊपर, ठीक है। जब तक हमें ये नहीं पता होगी तो कैसे कर देंगे। अब वनडे एग्जाम है, संघात्मक हमारा इतना ही मतलब है बस, लेकिन जो डिटेल होगी वो किस में पढ़ेंगे हम, संघ आईएएस के एग्जाम में पढ़ेंगे, संघ महासंघ परिसंघ, संघ परिसंघ महासंघ, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं, देखो हमें पता लग गया संघ में क्या आएगा, संघ में भारत के 28 राज्य आएंगे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में नहीं आने के संघ में, ना ही तुम्हारे अधिकृत क्षेत्र आने के, ठीक
ठीक है, राज्य क्षेत्र में सब आएंगे, इसलिए राज्य क्षेत्र का दायरा थोड़ा सा बड़ा है किससे, संघ के मुकाबले। देखो अब बात करते हैं भारत के नाम की। तो इसमें कहा गया है जो भारत, भारत यानी इंडिया, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये किसमें कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद आपके 1 में, इसमें कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत यानी इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या होगा, भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब इसमें भारत और इंडिया दोनों नाम को इसमें जोड़ा गया है। क्या अगर हम भारत का नाम जोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम थी, अगर हम इंडिया का नाम जोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम थी, एक नाम को अगर इसमें हम रख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब भारत राज्यों का संघ होगा ये भी कह सकते थे, इंडिया राज्यों का संघ होगा ये भी कह सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, दोनों नाम को इसमें इंक्लूड किया गया है, भारत भी और इंडिया भी। देखो जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा में जो संविधान बनाते थे वे, तो उसमें क्या है, हर चीज को क्या है लिखना पड़ता था उन्हें कि हम क्या है ये चीज इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या था, अगर हमें कोई चीज संविधान के अंदर डालनी है तो उसमें क्या है, कोई बहुमत नहीं होता था। ठीक है, बहुमत की 50 आदमी ऐसा कह रहे हैं और 25 आदमी इसे नकार रहे हैं, तो हम क्या 50 आदमी की बात मान लेंगे और ये चीज धर देंगे, ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, हमें क्या करना होता है, उसमें जो करना होता था वो होता था विचार विमर्श करने होते थे, डिस्कशन करना होता था कि भाई ये चीज़ हम डाल रहे हैं तो ये चीज़ सही है क्या गलत है, इस चीज़ पे विचार होगा विमर्श होगा, उसके बाद में क्या वो चीज़ उसमें डाल दी जाएगी। अब भारत, कुछ लोग कह रहे थे कि हम क्या है अपने इसमें राज्य को, अपने देश का नाम परिभाषित करने के लिए इसमें सिर्फ भारत का नाम डाल देंगे, प्राचीन नाम है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे इंडिया डाल देंगे। फिर क्या हुआ, दोनों में विचार विमर्श हुआ, उसके बाद में क्या है, दोनों ने क्या है इसी निर्णय पाकर पहुंचे कि क्या है, हम इसमें क्या करेंगे, भारत और इंडिया दोनों नाम को इसमें क्या है जोड़ देंगे, क्या है दोनों नाम को इसमें जोड़ देंगे, मतलब भारत यानी इंडिया क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये चीज क्या है इसमें हम डाल, ये दोनों चीज क्या है इसमें, दोनों नाम को क्या है हमारे संविधान सभा ने इसमें डाल दिया। ठीक है, तो विचार विमर्श उनका इस तरीके से होता था। तो ये किसमें बताया गया, अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 क्या करता है, अनुच्छेद क्या करेगा, अनुच्छेद 1 हमारे भारत के या हमारे देश के नाम को परिभाषित करता है। क्या करता है, हमारे देश को परिभाषित करता है, हमारे देश के नाम को। तो क्या करेगा अनुच्छेद 1, देश के नाम को परिभाषित करता है। ठीक है, तो देश के नाम को परिभाषित कौन करेगा, आपका अनुच्छेद 1 करेगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, देश के नाम को परिभाषित करने वाला आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 1। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हम डिटेल से बिल्कुल चर्चा करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि भारत का नाम, भारत गला किस हिसाब से है, वो हमारा जो है इतिहास का चैप्टर है। ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास है। ठीक, उसमें हम क्या है इस चीज़ के बारे में और भी डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम क्या अनुच्छेद 1 के दायरे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई। उसके बाद में अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। देखो पहली बात क्या है, भारत संघ में राज्यों का प्रवेश। ठीक है, दूसरी बात संघ में राज्यों का प्रवेश। ठीक है, संघ में राज्यों की स्थापना। तीसरी बात संघ में राज्यों का निर्माण। ठीक है, या कह सकते हो आप गठन कह सकते हो इसे। ठीक है, संघ में राज्यों का गठन। देखो अब ये चीज है क्या, कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, बच्चा हमेशा गलत कर आता है इसमें, इस बार भी यूपीपीसीएस में दिया हुआ था 2020 में। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत क्या है, ये दोनों चीज आएगी, संघ में राज्यों का प्रवेश, संघ में राज्यों की स्थापना। ठीक है, अब ये चीज हमें पता होनी चाहिए, राज्यों की स्थापना कैसे होगी, राज्यों का प्रवेश कैसे होगा और राज्यों का गठन कैसे होगा। ये जो राज्य गठन आता है आर्टिकल 3 में। ठीक
ठीक, अब इस चीज को समझने के लिए क्या है, हमें एक एक चीज को डिटेल से समझना पड़ेगा। देखो संघ में राज्यों का प्रवेश, कैसे राज्यों का प्रवेश, तो आपको पता होगा गोवा, दमन एवं दीव, ठीक है, पुदुचेरी, ठीक है, दादर एवं नगर हवेली, सिक्किम, ये कैसे राज्य थे, ये थे अधिग्रहित क्षेत्र हैं। कैसे क्षेत्र हैं ये, अधिग्रहित क्षेत्र। हमने क्या करा है, ये देखो ये भारत संघ का हिस्सा नहीं थे, भारत राज्य क्षेत्र का भी हिस्सा नहीं थे ये, ठीक, ये बिल्कुल अलग से लाए गए हैं। तो अधिग्रहित क्षेत्र जो थे हमारे ये थे, हमने क्या करा, इन अधिग्रहित क्षेत्रों को, इन अधिग्रहित क्षेत्रों का क्या करा है, भारत संघ में क्या कराया है, परिवेश कराया है, करवाया है, उसमें प्रवेश कराया है। जैसे गोवा है, गोवा को पहले क्या बनाया गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश से क्या उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है बाद में, ठीक है। उससे पहले तो गोवा पे किसका अधिकार था, पुर्तगाल का अधिकार। तो पुर्तगाल मतलब क्या होगा, एक तरीके से हमने क्या पुर्तगाल से ये इस गोवा को क्या करा, पुर्तगाल से छुटाकर अपने भारत के राज्य में, भारत के संघ में क्या है, प्रवेश कराया है। क्या कराया है, प्रवेश कराया है, ठीक है। गोवा को पहला बनाया था केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था वो, ठीक है। उसके बाद में किसमें मिलाया, हमें संघ में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में संघ में राज्यों की स्थापना, स्थापना से मतलब क्या है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है, जो गोवा, अभी इसका उदाहरण देता हूं, इसे ले लेते हैं, ये जो गोवा है, गोवा को हमने क्या करा है, गोवा एक पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसे क्या करा गया, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अभी तुम्हारा जो धारा 370 हटी है जम्मू और कश्मीर से, वहां से क्या है, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। अगर वे केंद्र शासित प्रदेश को हम क्या करें, अपने भारत संघ में उसे मिला लें, 28 राज्यों के अंतर्गत उन्हें ला दें, तो वो क्या हो जाएगा, उनकी स्थापना हो जाएगी। लेकिन क्या कर दिया हमने, उसे काट के संघ और क्या कर दिया, उसमें काट के क्या कर दिया, दो अलग अलग राज्यों में बदल दिया, केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। देखो केंद्र शासित प्रदेश में क्या होगा, केंद्र सरकार का सीधा अधिकार होगा, लेकिन राज्य में जो संघ के अंतर्गत जो राज्य आएंगे उनमें क्या होगा, उनकी अपनी अलग सरकार होगी राज्य की, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश पे क्या होगा, उनका अलग से अधिकार होगा, ठीक है, उसका सेंटर का अधिकार होगा। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, ये क्या है, संघ में राज्यों की स्थापना की गई है। अधिग्रहित क्षेत्र को हमने क्या है, भारत राज्य में संघ में परिवेश कराया है, ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद में अब बात करें संघ में राज्यों का गठन, संघ में राज्यों का गठन। तो संघ में राज्यों का गठन किस तरीके से करते हैं, देखो हमने, हमारे पास कोई ये राज्य है, ठीक है, हमने क्या करा, इस राज्य को क्या है, काट कर एक नया राज्य बना दिया, ठीक है। बनाया किस में से है, ये क्या है, बनाया किस में से है, ये पूर्ण राज्य होगा। मतलब जो संघ में हमने 28 राज्यों की बात करी थी, उन 28 राज्य में से किसी भी राज्य को क्या है, या तो उसकी सीमा को बढ़ा देंगे या घटा देंगे, या फिर क्या कर देंगे, उस राज्य में से एक नया राज्य बना देंगे। तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, आपका संघ में राज्यों का गठन। गठन क्या है, यही होता है, ठीक है। हम देखो इसके अंदर जो आएगा संघ में राज्यों का गठन से पहली चीज क्या आएगी, किसी भी राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना, पहली चीज तो इसमें ये आ गई। दूसरी चीज इसमें क्या आएगी, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ठीक है। अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करेंगे वो भी किस में आएगा, आपका आर्टिकल 3 में आएगा, अनुच्छेद 3 में आएगा, ठीक है। तो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। और किसी राज्य में से किसी राज्य से नए राज्य का निर्माण, ठीक है, वो भी किसके अंदर आएगा, राज्यों के गठन में आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या है, ये अनुच्छेद 3 इन चीज को डिफाइन करता है, ठीक है। किसे किसे करेगा, किसी भी राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, किसी राज्य से नए राज्य का निर्माण करना, या कह सकते हैं आप गठन करना, ठीक है, जो हमारा ये वाला इसमें बताया गया है। अब देखो यहाँ एक चीज समझने वाली है,
जो भी इस आर्टिकल में काम होंगे, जो भी इन आर्टिकल के अंतर्गत काम होंगे, उन काम को करने से पहले, उन्हें करने से पहले हमें राष्ट्रपति की मंजूरी की जरूरत होगी। ठीक है, वो बिल संविधान में, संसद में जब भी पास हो सकता है जब पहले क्या करनी पड़ेगी, हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी इसके लिए। अगर राष्ट्रपति कहता है ये काम क्या है, हमें करना है, तो वो क्या संसद में पास हो जाता है। अब देखो यहाँ पर हम क्या है, हमारी जो संसद है, देखो हमारी जो संसद है, भारतीय संसद, भारतीय संसद के पास में 2 पावर है सॉरी। पहली साधारण विधायी शक्ति, कौन सी, साधारण विधायी शक्ति। दूसरी क्या है, संवैधानिक विधायी शक्ति, संवैधानिक विधायी शक्ति जो आर्टिकल 368 के द्वारा प्रयोग की जाएगी। ठीक है, ये जो था ये आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है, ये मुद्दा था। इस चीज में क्या कहा गया था कि भारतीय संसद के पास में 2 शक्तियों की, साधारण विधायिक शक्ति, संवैधानिक विधायिक शक्ति। ठीक है, जो आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी कार्य होंगे वे क्या होंगे, साधारण विधायिक शक्ति के अंतर्गत होंगे। ठीक है, अब किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, नए राज्य का निर्माण, ठीक है, राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना, ये किसी भी संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आने का। ठीक है, संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा आएगा, जो आपका संवैधानिक विधायी शक्ति के अंतर्गत जो काम होगा। ठीक है, तो संवैधानिक विधायी शक्ति के अंतर्गत आर्टिकल 368 के द्वारा जो काम होगा, जो प्रयोग होगा, वो क्या होगा, आपका संवैधानिक शक्ति के अंतर्गत होगा, मतलब वो संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा। लेकिन साधारण विधायिक शक्ति क्या बताती है, साधारण विधायिक शक्ति में क्या होंगे, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ये जिन दोनों के अंदर जितने भी कार्य होंगे वे किसके होंगे, साधारण विधायिक शक्ति के अंतर्गत होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं, थोड़ा सा यहां से मिटा देते हैं। अब क्या गया है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे वे सभी साधारण विधायी शक्ति के अंतर्गत किए जाएंगे। देखो इसमें मेरे लिखने के ऊपर बस क्यों है, ये इतनी बात कही गई है, ये इतनी बात हमारे संविधान में कही गई है, किसमें, आर्टिकल 4 में। ठीक है, इसमें कही गई है आर्टिकल 4 में। क्या कहा गया है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे वे सभी साधारण विधायिक शक्ति के अंतर्गत किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, भारतीय संसद जो कानून बनाती है, ठीक है, साधारण विधायिक शक्ति के अंतर्गत बना जो भी कानून होगा वो क्या कहेगा, विधि, वो क्या कहलाता है, विधि कहलाता है, मतलब लॉ कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो बनाए जाएंगे वह संविधान संशोधन विधेयक कहा जाता है उसे। ठीक है, तो भारतीय संसद के पास में 2 तरीके की शक्ति है। ठीक है, अब आशा करता हूं यहां तक आपके चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में एक चीज को और बताया गया है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी हम संशोधन करेंगे, जो भी उसमें क्या है परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन हमें ऐसा करना है कि हमारे संविधान के मूल ढांचे में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पोयार्ड केस था एक, पोडियार्ड वर्सेस भारत संघवाद का केस था, उसमें ये कह दिया गया है कि भारत में जो भी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो भी कार्य होगा, वो कार्य या परिवर्तन जो भी होगा, उस परिवर्तन को ऐसा करना है हमें ताकि क्या है, भारत के मूल ढांचे में, भारत के संविधान के मूल ढांचे में क्या है, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको डिफाइन कर दूं। ठीक है, यहाँ तक देखो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक, तो एक चीज और मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखो, भारत हमारा जो देश है
उसमें क्या है, आपने केस सुने होंगे, भारत संघवाद केस, गोलकनाथ केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस, मतलब ये सारे केस आते हैं। देखो है क्या, अगर मैं बात करूं भारत की या सरकार के 3 सब ग्रुप होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो आपका विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, तीसरी न्यायपालिका, ठीक है। तो ये क्या है, सरकार के किसी भी देश को चलाने के लिए 3 चीज की जरूरत होती है हमें, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, जो विधायिका होगी, क्या है ये? विधायिका एक तरीके संसद कह सकते हो आप, ठीक है, मतलब संसद जो कानून बनाती है सब क्या इसके अंतर्गत आएंगे। कार्यपालिका, जितने भी संसद के अंतर्गत, जितने भी हमारे संविधान के अंतर्गत काम होंगे वे सब क्या कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। न्यायपालिका क्या है? जुडिशियरी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे न्याय के जितने भी प्रावधान होंगे वे क्या है इसके अंतर्गत आएंगे। अगर मैं बात करूं हमारे देश में क्या है, इनमें से सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है कि हमारे देश में क्या सबसे ज्यादा पावर किसके पास में दी हुई है, किसे? तो हमारे देश में जो सबसे ज्यादा पावर दी गई है वो न्यायपालिका को दी गई है। किसे दी गई है? न्यायपालिका को। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, विधायिका को सबसे ज्यादा पावर दी गई है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन कहता है हमारे देश में जो होगा संविधान में, हमारे देश में जो सबसे मेन चीज होगी वो क्या होगा, कानून के दम पे क्या हमारे देश में सारा काम होगा, ब्रिटेन ये कहता है। लेकिन भारत में क्या होगा, न्यायपालिका के अंतर्गत सारा काम होगा। किसके अंतर्गत होगा? न्यायपालिका के अंतर्गत। न्यायपालिका इसी कारण क्या है, जो भी संसद कानून बनाती है, जो भी विधायिका कानून बनाती है उसे क्या है न्यायपालिका, उसमें अगर कोई भी वो कानून क्या है सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाता है तो न्यायपालिका क्या है उस पर रोक लगा सकती है कि ये तुम्हारा सही नहीं है, इसे सही करो, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अलग से डिटेल में, सरकार के 3 सब ग्रुप को, एक चीज को हम डिफाइन करके पढ़ेंगे जब क्लास चलेगी। तो हमारे जो संसद की जो न्यायपालिका हमारे देश में क्या है, सर्वोच्च है। ब्रिटेन में क्या है, वह विधि सर्वोच्च है, मतलब कानून सर्वोच्च है, ठीक है। वहां न्यायपालिका कितनी नहीं चलती, ठीक है। हमारे देश में क्या है, न्यायपालिका, ठीक है। तो आशा करता हूँ इतनी जो चीज़ मैंने आपको समझाई है ये इससे आप संतुष्ट होंगे और पता लग गया होगा कि ये चीज़ क्या होती है, किस तरीके से हमें सिविल की जो क्लास लेनी होती है किस तरीके से हमें समझना है। ये तो देखो मैंने बिल्कुल मैं अभी अंदर नहीं गया हूँ, जिस तरीके से मेंस के क्वेश्चन लिखूंगा मैं यहाँ पे, एक चीज़ मेंस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको कि ये करना है वो करना है, तो सारी चीज़ क्या है आपको वो समझनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए क्या है आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, क्लास लेनी पड़ेगी कि इस क्लास में हम जब एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर मेंस के अपने अलग क्वेश्चन होंगे, तो वो क्लास में होगा, ठीक है। तो वीडियो को देखो लास्ट तक देखने का जो है, आप अगर वीडियो को थोड़ी सी मिस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी मिस करने में क्या हो जाएगा, आपको वो चीज़ से भटक जाओगे तो आगे ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बैच से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से ही दी जाएगी। ओके, धन्यवाद।